नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात और मैं हूं आपके साथ जायरा अली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार झारखंड दौरे की बात करेंगे। देवघर में किया एम्स और एयरपोर्ट का उद्घाटन उन्होंने, तो 1600 करोड़ की परियोजनाओं की दी सौगात। अपनी सरकार को बताया गरीबों की सरकार, तो कांग्रेस पर भी कसा तंज। कहा शॉर्टकट की राजनीति से हो गया शॉर्ट सर्किट, तो कही आदिवासी विकास की भी बात। फिर पटना में किया विधानसभा संग्रहालय का उद्घाटन। समझेंगे पीएम मोदी के इन दौरों के मायने। तो चलेंगे महाराष्ट्र। शिवसेना ने राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का किया ऐलान। जानेंगे शिवसेना ने क्यों बदला अपना फैसला। तो राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर मंत्रिमंडल गठन पर रोक लगाने की भी की मांग। तो देश भर में बारिश के कहर का भी लेंगे जायजा। गुजरात और महाराष्ट्र में बारिश ने बरपाया कहर, हर तरफ तबाही का मंजर। तो चलेंगे सुप्रीम कोर्ट, जहां अदालत ने आपराधिक मामलों में जमानत को आसान बनाने के लिए कानून बनाने का केंद्र को दिया निर्देश। समझेंगे अदालत का यह आदेश। तो चलिए शुरू कर लेते हैं देश की बात का सफर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के देवघर में एयरपोर्ट के साथ 1600 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। उसके बाद 12 किलोमीटर का रोड शो करके बाबा धाम पहुंचे और पूजा अर्चना की। इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार गरीबों की सरकार है और गरीबों का दुख सुख समझती है। वहीं पिछली सरकारों को निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा कि कुछ सरकारें सत्ताभाव से भरी होती हैं और शॉर्टकट की राजनीति करती हैं। झारखंड से वापसी के वक्त पीएम पटना पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना में बिहार विधानसभा संग्रहालय का शिलान्यास किया। इसके बाद कार्यक्रम में पीएम मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी वक्त के बाद एक ही मंच पर नजर आए। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के भारतीय संस्कृति और लोकतंत्र के विकास में योगदान को याद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवघर में कई परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने देवघर में नए बने एम्स और एयरपोर्ट का लोकार्पण किया। पीएम मोदी ने ही 2010 में इस एयरपोर्ट का शिलान्यास किया था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया। ये राज्य जहां का तहां खड़ा दिखा है, वो अब हिलता और चलता हुआ दिखाई दे रहा है। झारखंड वैसे पिछड़े राज्यों में गिनती में तो आता है, लेकिन मौजूदा गतिविधि, केंद्र और राज्य सरकार के जो सहयोग, वो आज आपके सामने है। आज का ये एयरपोर्ट का सपना 2010 में हम लोगों ने देखा था। इसके साथ यहां पर हमारे आदरणीय अर्जुन मुंडा जी भी हैं, माननीय सांसद जी भी हैं, और उस सपने को आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरा किया है। पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार सच्चे अर्थों में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की सरकार है। पीएम ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में हाईवे, रेलवे, एयरवे, वाटरवे, हर प्रकार से झारखंड को कनेक्ट करने के प्रयास में भी यही सोच, यही भावना सर्वोपरि रही है। राज्यों के विकास से राष्ट्र का विकास, देश पिछले 8 वर्षों से इसी सोच के साथ काम कर रहा है। पिछले 8 वर्षों में हाईवेज, रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज, हर प्रकार से झारखंड को कनेक्ट करने के प्रयास में भी यही सोच, यही भावना सर्वोपरि है। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर 1600 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इसके बाद पीएम ने बाबा धाम तक करीब 12 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। पीएम मोदी के स्वागत में सड़क के दोनों ओर भारी भीड़ जमा थी। पीएम मोदी सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए बाबा धाम पहुंचे। बाबा धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गर्भगृह में जाकर भगवान शिव की पूजा अर्चना की और मंत्रोच्चार के बीच उनका जलाभिषेक किया। इसके बाद पीएम मोदी देवघर कॉलेज ग्राउंड पहुंचे और बाबा बैद्यनाथ और संथाल परगना के जयकारे से अपना संबोधन शुरू किया।
पीएम मोदी इस मौके पर कांग्रेस पर तंज कसना भी नहीं भूले। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार गरीबों की सरकार है जो उनका हर दुख सुख समझती है, जबकि कुछ सरकारें शॉर्टकट की राजनीति करती हैं। ऐसी सरकारों का शॉर्ट सर्किट हो जाता है। शॉर्टकट की राजनीति करने वाले कभी नए एयरपोर्ट नहीं बनवाएंगे, कभी नए और आधुनिक हाईवे नहीं बनवाएंगे, वे कभी भी नए एम्स नहीं बनवाएंगे, हर जिले में वो कभी मेडिकल कॉलेज नहीं बनवाएंगे। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार शिलान्यास करती है तो उद्घाटन भी करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी सरकार बनने के बाद 12 लाख झारखंड के परिवारों को पक्के घर मिले हैं। सभी के घरों में बिजली पहुंची है। अब हर घर जल पहुंचे और अन्य सुविधाएं मिले, इसके लिए काम कर रहा हूं। उन्होंने केदारनाथ की मिसाल देते हुए बताया कि वहां विकास होने के कारण 2 महीने में 9 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए, तो काशी में भी श्रद्धालुओं की तादाद 3 गुना बढ़ी। अब कांवड़ियों को बाबा धाम आने में आनंद मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर आदिवासियों का दिल जीतने के लिए 15 नवंबर को बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर मनाने का ऐलान किया। पीएम मोदी ने इसके जरिए गुजरात के आदिवासी समाज को भी संदेश दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। महाराष्ट्र में एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने अपने सांसदों के दबाव में राष्ट्रपति पद की एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का फैसला किया है। वहीं शिवसेना ने राज्य में मंत्रिमंडल गठन रोकने के लिए राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है और साथ ही सुप्रीम कोर्ट को भी पत्र लिखा है। द्रौपदी मुर्मू के समर्थन के फैसले को उद्धव ठाकरे के रुख में नरमी के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन शिवसेना को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। शिवसेना के सांसदों की बैठक में 7 सांसदों की गैर हाजिरी ने शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे पर दबाव बना दिया। इस बैठक में 22 में से 15 सांसद ही पहुंचे। वहीं बैठक में मौजूद सांसदों ने एनडीए के राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने की बात उठाकर उद्धव ठाकरे को अपना फैसला बदलने के लिए मजबूर भी कर दिया। लिहाजा उद्धव ठाकरे ने खुद संवाददाता सम्मेलन बुलाकर द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान किया। उन्होंने साफ कहा कि वो ऐसा शिवसेना सांसदों की भावनाओं को देखकर ये फैसला कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे द्वारा बुलाई गई बैठक में हाल ही में लोकसभा में मुख्य सचेतक पद से हटाई गई सांसद भावना गवली, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पुत्र श्रीकांत शिंदे, संजय महाडिक, संजय जाधव, हेमंत पाटिल, कृपाल तुमाने और दादरा नगर हवेली की सांसद कलाबेन डेलकर समेत 13 लोकसभा एवं 2 राज्यसभा के सांसद मौजूद थे। हालांकि द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने के मसले पर चर्चा के दौरान पार्टी के प्रवक्ता संजय राउत बैठक से उठकर चले गए थे, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि वो निजी काम से गए थे। इसका विरोध से कोई लेना देना नहीं है। संजय राउत इस मौके पर बैठक में अलग अलग पड़ते नजर आए। बागियों ने उद्धव ठाकरे की बजाय बगावत के लिए संजय राउत को निशाने पर लिया। सुबह संजय राउत ने ट्वीट कर लिखा कि अब नहीं कोई बात खतरे की, अब सभी को सभी से खतरा है। उनके इस ट्वीट को बीजेपी के प्रति नरमी के संकेत से जोड़कर देखा जा रहा है। संजय राउत को उद्धव की ये नरमी अखर रही है। उसके अलावा राज्य विधायिका के प्रमुख सचिव राजेंद्र भागवत ने शिवसेना के 53 विधायकों को दल बदल के आधार पर अयोग्यता नियम के तहत नोटिस जारी किया। विधायकों को 7 दिन में जवाब देने का निर्देश दिया गया है। इनमें शिंदे और उद्धव दोनों गुट के विधायकों के नाम हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आदित्य ठाकरे को ये नोटिस नहीं जारी किया गया है। माना जा रहा है कि भाजपा और एकनाथ शिंदे ने ही आदित्य ठाकरे को नोटिस नहीं भेजने का फैसला लिया है। वहीं बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट ने उद्धव ठाकरे और ठाकरे परिवार के खिलाफ न बोलने का फैसला लिया है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया के शिवसेना अध्यक्ष पर बयान को लेकर बागियों ने नाराजगी जाहिर की थी। शिंदे खेमे के विधायक दीपक कसरेकर ने खुद इस फैसले का ऐलान किया। समझा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे पर बीजेपी से दोबारा गठबंधन करने के लिए भी दबाव बनाया जा रहा है। सांसद हेमंत गोडसे ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि मीटिंग के दौरान सांसदों ने पार्टी प्रमुख को ये सुझाव दिया था। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर काम करें तो विकास कार्यों को गति मिलेगी। इसीलिए हम सांसदों ने पार्टी प्रमुख से एक स्वाभाविक गठबंधन बनाने की मांग की।
खबर ये भी आ रही है कि वहीं शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना को पत्र लिखकर राज्य में मंत्रिमंडल के गठन पर रोक लगाने की मांग की है। शिवसेना का कहना है कि वर्तमान सरकार गैर कानूनी है, ऐसे में अदालत का फैसला आने तक उसे मंत्रिमंडल गठन का अधिकार नहीं है। शिवसेना ने इस बाबत राज्यपाल को भी ज्ञापन सौंपा। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक महाराष्ट्र की राजनीति में कोई निर्णायक बदलाव होने की उम्मीद कम ही है, लेकिन संजय राउत के बहाने बाकी उद्धव ठाकरे खेमे से जुड़ने की राह भी तैयार कर रहे हैं। वहीं शिवसेना भी सतर्क है। उसने चुनाव आयोग को कैविएट दाखिल कर शिवसेना के चुनाव चिन्ह को लेकर कोई भी इससे पहले ही अपना पक्ष सुनने का आग्रह किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आपराधिक मामलों में आरोपितों की रिहाई को सरल बनाने के लिए उन्हें जमानत देने के लिए एक नया कानून बनाने पर विचार करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को जमानत देने की प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए जमानत के संबंध में एक अलग कानून बनाने का निर्देश दिया और नियम बनाया कि अदालत को 6 सप्ताह के भीतर सभी अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाईकोर्टों से उन विचाराधीन कैदियों का पता लगाने को भी कहा है जो जमानत की शर्तों को पूरा करने में समर्थ नहीं है। न्यायालय ने ऐसे कैदियों की रिहाई में मदद के लिए उचित कदम उठाने का भी निर्देश दिया। सर्वोच्च अदालत का आमतौर पर मानना है कि जमानत याचिका को 2 हफ्ते में निस्तारित किया जाए। अग्रिम जमानत की याचिका 6 हफ्ते में पूरी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्टों और राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों से 4 महीने में इस संबंध में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। न्यायालय ने CBI द्वारा एक व्यक्ति की गिरफ्तारी से जुड़े मामले में फैसला सुनाए जाने के दौरान ये दिशा निर्देश जारी किए। एक ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने गैर जरूरी गिरफ्तारी और रिमांड पर सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र कुमार बनाम CBI केस पर जमानत के नियमों पर अहम टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बार फिर हमें ये दोहराना होगा कि जमानत नियम है और जेल एक अपवाद है। जमानत संविधान के अनुच्छेद 21 यानी जीने के अधिकार से जुड़ा है। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि जमानत याचिका को 2 हफ्ते में निस्तारित किया जाए। अग्रिम जमानत की याचिका पर सुनवाई 6 हफ्ते में पूरी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट्स और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार से 4 महीने में इस संबंध में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस MM सुंदरेश की पीठ द्वारा दिए गए फैसले में कहा गया कि लोकतंत्र में ये धारणा ना बने कि ये एक पुलिस राज्य है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने के लिए नए कानून की वकालत की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेल एक्ट की तर्ज पर विशेष कानून बनाने पर विचार करें। कोर्ट ने केंद्र और हाई कोर्ट से 4 महीने में स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने कहा कि भारत की जेलों में विचाराधीन कैदियों की बाढ़ आ गई है। हमारे सामने रखे गए आंकड़े बताते हैं कि जेलों में 2/3 से अधिक कैदी विचाराधीन कैदी है। विचाराधीन कैदी में से अधिकांश को गिरफ्तार करने की भी जरूरत नहीं है। आरोपी को सभी मामलों में यांत्रिक तरीके से गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समस्या ज्यादातर गैर जरूरी गिरफ्तारी के कारण होती है। जांच अधिकारी को CPC की धारा 41 और 41A का कड़ाई से पालन करना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि भारत में आपराधिक मामलों में दोष सिद्धि की दर बहुत कम है। लगातार हिरासत के बाद बरी करना घोर अन्याय है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिकाओं के निपटारे के लिए समय सीमा भी दोहराई है। केंद्र को आरोपी की रिहाई को कारगर बनाने के लिए जमानत देने पर कानून बनाने पर विचार करने के निर्देश दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट्स को उन विचाराधीन कैदियों की रिहाई और सुविधाजनक बनाने के लिए उचित कार्रवाई करने को भी कहा। अदालत ने कहा कि हाई कोर्ट को विशेष अदालतों की आवश्यकता को लेकर प्रयास करने हैं। विशेष अदालतों में पीठासीन अधिकारियों के रिक्त पदों को शीघ्रता से भरा जाए। CBI द्वारा एक व्यक्ति की गिरफ्तारी से संबंधित मामले में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश जारी किए। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कर्नाटक हाईकोर्ट के जज जस्टिस HP संदेश से अनुरोध किया कि वे कर्नाटक के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के खिलाफ जारी मामले की सुनवाई को 3 और
दिनों के लिए टाल दें। जस्टिस संदेश ने हाल के दिनों में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के खिलाफ कई प्रतिकूल टिप्पणियां की हैं और निर्देश दिए हैं। जस्टिस संदेश ने कल एक आदेश पारित किया था जिसमें उन्होंने दर्ज किया था कि उन्हें एक सिटिंग जज ने अप्रत्यक्ष रूप से ट्रांसफर की धमकी दी है। अगर उन्होंने एसीबी प्रमुख के खिलाफ आदेश पारित किया तो हालांकि आदेश अभी तक अपलोड नहीं किया गया है। चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली एक पीठ ने उक्त मामले के मद्देनजर ही अनुरोध किया है। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की पीठ एडीजीपी की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एचपी संदेश द्वारा जमानत मामले में 7 जुलाई को पारित आदेश को चुनौती दी गई थी। कर्नाटक राज्य की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि टिप्पणी से बचा जा सकता था और शीर्ष अदालत से कुछ दिनों के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगाने का अनुरोध किया। एडीजीपी सीमांत कुमार सिंह का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अमित कुमार ने कहा, मेरी एसीआर खुली अदालत में पढ़ी गई है, मेरी बात सुने, बिना मेरे खिलाफ सख्ती की गई। ये भी विचार करने का निर्देश दिया गया है कि क्या मैं इस पद पर रहने के लिए फिट हूं। इस मौके पर सीजेआई रमन्ना ने कहा कि जमानत मांगने वाले आरोपी का क्या हुआ, आप आरोपी को एक पक्ष कैसे बना सकते हैं, आपको उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार को पक्ष बनाना चाहिए था। कोर्ट ने आखिरकार आदेश दिया कि ये नोट किया जाता है कि भले ही हमारी अदालत ने आज मामले को सूचीबद्ध किया था, न्यायाधीश ने कल मामले की सुनवाई का निर्देश दिया और कुछ बोलने वाले आदेश भी पारित किए। इसे ध्यान में रखते हुए हमें लगता है कि विद्वान न्यायाधीश से अनुरोध करना उचित है, सुनवाई को 3 दिन के लिए टाल दें। इस प्रकार मामले को गुरुवार 14 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया। वहीं दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच अधिकारों के विवाद पर सुनवाई अब 5 सदस्यीय संविधान पीठ करेगी। पिछले साल केंद्र सरकार द्वारा एक संशोधन के बाद से अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार एलजी यानी उपराज्यपाल के पास है। दिल्ली सरकार ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। दिल्ली सरकार ट्रांसफर पोस्टिंग समेत अधिकारियों पर पूर्ण नियंत्रण की मांग कर रही है। दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच अधिकारों पर नियंत्रण विवाद की सुनवाई अब 5 सदस्यीय संविधान पीठ करेगी। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच अधिकारों की सुनवाई के लिए 5 न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ गठित करने के लिए सहमत हो गया है। दरअसल दिल्ली सरकार ट्रांसफर पोस्टिंग समेत अधिकारियों पर पूर्ण नियंत्रण की मांग कर रही है। केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मामले को संविधान पीठ को सुनवाई के लिए रेफर करने की मांग की थी। इस मामले में आज हुई सुनवाई के दौरान आम आदमी पार्टी की ओर से पेश हुए अधिवक्ता एएम सिंघवी ने कहा कि इस मुद्दे पर तत्काल सुनवाई की जरूरत है। उन्होंने कहा, मामला ये बहुत जरूरी है और इसे सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। इस पर सीजीआई ने कहा कि हम जल्द से जल्द इसे सूचीबद्ध करेंगे। सीजीआई ने मामले को सूचीबद्ध करने पर सहमति जताते हुए केंद्र सरकार से कार्यवाही में सहयोग करने को कहा है। इस साल मई में 3 जजों की बेंच ने केंद्र सरकार के अनुरोध पर इसे बड़ी बेंच को भेजने का फैसला करने के बाद मामले की सुनवाई संविधान पीठ द्वारा की जानी है। दिल्ली सरकार का मामला ये है कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार को केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण नौकरशाहों और अधिकारियों पर किसी भी तरह के प्रशासनिक नियंत्रण से बाहर रखा है और अधिकारी केंद्र सरकार के आदेश पर उपराज्यपाल के माध्यम से कार्य करना जारी रखे हुए हैं। 2018 में सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 239A की व्याख्या की थी, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के संबंध में विशेष प्रावधान है। एनसीटी की अजीबोगरीब स्थिति और दिल्ली विधानसभा और एलजी की शक्तियों और उनके परस्पर क्रिया पर बहस हुई। नियमित पीठ ने 14 अप्रैल 2019 को दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच तनातनी से संबंधित विभिन्न व्यक्तिगत पहलुओं पर अपना फैसला सुनाया था। 28 अप्रैल को केंद्र की दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। केंद्र सरकार की याचिका का दिल्ली सरकार ने कड़ा विरोध किया था। बता दें कि 6 मई को शीर्ष अदालत ने दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण के मुद्दे को 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ के पास भेजा था। पिछले साल केंद्र सरकार द्वारा इस मामले में संशोधन के बाद से अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार एलजी यानी उपराज्यपाल के पास है। गौरतलब है कि पिछली सुनवाई के दौरान केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि ये मामला दिल्ली अधिनियम से हुए संशोधन से भी जुड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट।
देश के कई राज्यों में बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। गुजरात और महाराष्ट्र में तो हाहाकार मचा हुआ है। गुजरात के कई जिलों में बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है और यहां अब तक 63 लोगों की मौत की खबर है। वडोदरा मंडल के दभोई और एकता नगर स्टेशनों के बीच बारिश के कारण पटरियों के खराब होने के कारण पश्चिम रेलवे की कुछ ट्रेनें आज आंशिक रूप से रद्द कर दी गईं। वहीं महाराष्ट्र में भी पिछले कई दिनों से जारी बारिश के कारण लोगों का जीना मुहाल हो गया है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि अगले 24 घंटे में अलग अलग स्थानों पर बहुत भारी बारिश और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। मुंबई में 14 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। देश में दिल्ली, यूपी, हरियाणा जैसे राज्यों में जहां छिटपुट बारिश से लोगों को संतोष करना पड़ रहा है, वहीं गुजरात और महाराष्ट्र जैसे पश्चिम राज्यों में सैलाब से हालात एकदम बिगड़ गए हैं। गुजरात का तो सबसे बुरा हाल है। यहाँ नवसारी, डांग, अहमदाबाद जैसे जिलों में हालात बेकाबू हैं। नवसारी से सूरत को जोड़ने वाला स्टेट हाईवे बाढ़ जैसे हालातों के चलते बंद हो गया है। इसके अलावा अहमदाबाद में तो गली गली पानी भर गया और मुख्य मार्गों पर कारें डूबी खड़ी हैं। कहीं अस्पतालों में पानी भरा है तो कहीं सोसाइटी में खड़ी गाड़ियां तैरने की स्थिति में हैं। हालात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि बीते एक दिन में गुजरात में 7 लोगों की बाढ़ के चलते मौत हो गई है। इसके अलावा 1 जून से अब तक बिजली गिरने, दीवार गिरने या फिर डूबने जैसी घटनाओं के चलते 63 लोगों की जान चली गई। राज्य में अब तक करीब 9000 लोगों को दूसरे स्थान पर शिफ्ट किया गया है और फंसे हुए 468 लोगों को बचाया गया है। अहमदाबाद में रविवार से ही परेशानी बढ़ी हुई है। एक ही रात में शहर में 219 मिलीमीटर बारिश हुई है और इसके चलते रिहायशी इलाकों में बाढ़ के हालात बन गए। सोमवार को स्कूल और कॉलेज बंद थे। मंगलवार को भी तमाम संस्थानों को बंद ही रखा गया है। दक्षिण गुजरात के डांग, नवसारी और वलसाड जैसे जिलों में भारी बारिश अब भी जारी है और हालात लगातार बदतर बने हुए हैं। इसके अलावा सेंट्रल गुजरात के पंचमहल, छोटा उदयपुर और खेड़ा में भी संकट गहरा है। पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने सीएम भूपेंद्र पटेल से बात कर हालात का जायजा लिया है। अभी नवसारी जिले में पूर्णा नदी है, वो अलर्ट लेवल 23 फीट से ऊपर चल रही है और नवसारी जिले में नवसारी सिटी के अंदर 1700 लोगों को हम लोगों ने आश्रय स्थानों पे शिफ्ट किया है और अभी नर्मदा का ये पूर्णा का लेवल थोड़ा समय तक रहने वाला है। तो सभी नवसारी सिटीजन से हमारी अपील है कि एमना विस्तार में ये रहे। सभी से अपील है कि वो अपनी जगह पे रहें, सुरक्षित स्थानों में कहीं भी बाहर एडवेंचर नहीं करें, क्योंकि ऊपर जो अप स्ट्रीम है वहाँ पे काफी बारिश है। महाराष्ट्र में भी मुंबई, पुणे से लेकर कई शहरों में भारी बारिश ने इंतजामों को कमजोर साबित किया है। राज्य की ज्यादातर नदियां खतरे के निशान के करीब ही बह रही हैं। अंबा, सावित्री, उल्हास, कुंडालिका, वशिष्ठी नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। प्रशासन का कहना है कि पुणे, मराठवाड़ा और नागपुर डिवीजन के 20 इलाके ऐसे हैं जहां बाढ़ का संकट हो सकता है। इनमें से 10 इलाके अकेले पुणे में ही हैं। नासिक में भी गोदावरी नदी का जलस्तर इतना ऊपर चला गया है कि धार्मिक नगरी के मंदिर डूबे हुए नजर आ रहे हैं। तेज बारिश के बाद मुंबई में हाई टाइड का अलर्ट जारी कर दिया गया है। दक्षिण भारत में भी हालात बाढ़ से बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी में जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर जाने की आशंका है और प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को अलर्ट पर रखा गया है। वहीं केरल में भी भारी बारिश की आशंका है और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश में भी जमकर बारिश हो रही है। खासतौर पर महाराष्ट्र और गुजरात से सटे इलाकों में अच्छी खासी बारिश के चलते हालात बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। राज्य के 33 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस बीच राजधानी दिल्ली में मंगलवार की सुबह सुहाना मौसम लेकर आई। सुबह से यहां बादल घिरे रहे। करीब 10 बजे के आसपास तेज बारिश शुरू हो गई। वहीं उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान में भी बारिश के कारण जल भराव की स्थिति दिखाई दी। ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी के साथ देश की बात में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।